हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के एक अगले प्रश्न की, जिसमें भू आकृति विज्ञान की प्रक्रियाएं भारत में नदी प्रणालियों के निर्माण और विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। ठीक है, और विभिन्न नदी घाटियों के उदाहरण से भी हम लोग इसको स्पष्ट करेंगे। इसका उत्तर हमको देना है लगभग 250 शब्दों में। ठीक है, अब इसका परिचय मैं दे देती हूँ। भू आकृति विज्ञान जो है वो किसे कहते हैं। तो भू आकृति विज्ञान जो है वो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक संरचनाओं जैसे पहाड़, घाटियों, मैदान, पठार, नदियों आदि के निर्माण के विकास और उसके परिवर्तन का अध्ययन है ना। भारत जैसे विविध भौगोलिक संरचना वाले देश में भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं, जैसे अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, भ्रंशन हुआ, उत्थान और कटाव, है ना। नदी प्रणालियों के निर्माण, दिशा, विस्तार और स्वरूप को ये गहराई से प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं हिमालयन नदियाँ और उनकी भ्रंश क्रियाएँ। तो जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पे नदियों का निर्माण और दिशा मुख्यतः टेक्टोनिक गतिविधियों और भ्रंश के पर निर्भर करती हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं टेक्टोनिक गतिविधियों से प्रभावित हैं, भ्रंश रेखाओं के साथ साथ ही प्रवाहित होती हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पहले तिब्बत में, जहाँ पे उसका नाम क्या है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, के नाम से प्रवाहित होती है। और भारत में जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो बहुत तेज़ी से ढलान पे उतरते हुए वो नीचे गिरती है और बहुत गहरी गार्ज बनाती है ना, गड्ढा बनाती, गार्ज बनाती है, जो स्पष्ट रूप से भू आकृतिक गतिविधियों का ही परिणाम है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि तिब्बत जो है वो संसार की छत के नाम से जाना जाता है। और ऊंचाई से जब पानी नीचे उतरता है, नीचे की घाटियों की तरफ, मतलब अरुणाचल के निचले हिस्से में उतरता है, तो वहाँ से जब वो नीचे आती है नदी तो बहुत गहरा खड्ड का निर्माण करती है, जिसे गार्ज कहा जाता है ना। इसी तरीके से अगर हम गंगा की घाटी की बात करते हैं तो वहाँ पे गंगा की घाटी जो है वो भी भ्रंश बनाती है, और गंगा उसको फ्लूट कहा जाता है ना, के कारण बनी हुई एक व्यापक सिंचाई योग्य मैदान में वो प्रवाहित होती है। तो ऊपर से ऊंचाई से तो उसकी जो बहने की गति है वो धीरे है और वो भ्रंश बनाती है, मतलब पहाड़ियों को काट करके वो बहती है। और जब वो मैदानी इलाकों में आती है तो सर्पिल आकार की वो नदी जो है वो मैदान में उसकी गति धीमी हो जाती है, और फिर वो अपने साथ जो गाद लेकर के आई हुई होती है वो जलोढ़ मैदानों में छोड़ देती है और उसको वो उपजाऊ बना देती है। तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वो समतल है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, या बंगाल का जो क्षेत्र है जहाँ जहाँ से गंगा बहती है, जब पहाड़ी से उतर करके जब वो मैदानी इलाकों में आ जाती है तो वहाँ पर उसकी गति मध्यम होने की वजह से वहाँ ऊपर से जो भी जो गाद या कंकड़ पत्थर बहा करके लेके आई है वो नदी के मैदानों में निक्षेपित कर देती है, छोड़ देती है, और इस वजह से ये मैदान जो है वो गंगा का मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ पर बहुत उपजाऊ वहाँ की भूमि है। आपने देखा वो कृषि के लिए बहुत ही उत्तम वहाँ की ज़मीन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब जब जैसे बारिश आती है तो बारिश में आपने देखा होगा काफ़ी बड़े इलाके में जो है पूर्व की स्थिति आ जाती है, मतलब बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो वो जितना भी गाद अपने साथ में लेकर के आई वो उस पूर्व वाले क्षेत्र में वो है उपजाऊ मिट्टी को वहाँ पर निक्षेपित कर देती है, छोड़ देती है। तो इसीलिए वहाँ पर फसलों का उत्पादन, उद्योग धंधे जो है वो काफ़ी विकसित अवस्था में पाए जाते हैं वहाँ पर, है ना। अब दक्षिण भारत की नदियाँ और प्राचीन भूभाग की संरचनाएँ। तो दक्षिण भारत का, जैसे कि आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में काफ़ी सारी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख रूप से हैं, तो गोदावरी नदी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये प्राचीन कठोर शैलों के समूह से होकर के प्रवाहित होती हैं। ठीक है, दक्कन का पठार आपको पता है कि ये आग्नेय शैलों से बना हुआ पठार है ना, जिसका मुख्य रूप से विकास जो है वो अपर्दन और संरचनात्मक ढाल पर आधारित है। तो पश्चिमी क्षेत्र जो है वो थोड़ा ऊंचा है अपेक्षाकृत पूर्वी ढालों के, मतलब पश्चिमी घाट में पहाड़ियाँ भी हैं और पूर्वी घाट जो है वो अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं, और बीच बीच में उन पहाड़ियों के बीच में नदियों की घाटियों ने वहाँ पे कटाव भी उत्पन्न किए हैं। तो अब इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं। तो प्राचीन कठोर शैलों के समूह से होकर प्रभावित होती है, जिसका विकास मुख्य रूप से अपर्दन और संरचनात्मक ढाल पर आधारित है ना। अब उदाहरण, कावेरी जो नदी है वो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट पर प्रवाहित होती है।
और यह नदी मार्ग में कई जलप्रपात बनाती है, जैसे कि शिव समुद्रम करके एक बहुत बड़ा जलप्रपात है ना। ये प्रवाह ये जलप्रपात है वो शैलों की कठोरता और ढाल के अंतर के कारण उत्पन्न हुआ है ना। ऐसे ही गोदावरी की अगर हम बात करते हैं, कृष्णा घाटियों की बात करते हैं, तो पुरानी प्लेटफॉर्म संरचनाओं पर कटाव के द्वारा ये बनी हुई, उनमें कटाव नदियों के द्वारा ही कटाव उत्पन्न हुआ है और वहाँ पर नदियों ने गहरे खड्ड भी बनाए हैं, मतलब डीप गार्ज का भी उन्होंने निर्माण किया है। अब अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं किसे कहते हैं, है ना। तो नदियाँ अपने मार्ग में जब अपर्दन मतलब इरोजन करती हैं और तलछट के नीचे के मैदानों में निक्षेपित मतलब डिपॉजिट करती हैं, जो बहा करके लेकर के आई हैं वो गाद या मिट्टी, वो डिपॉजिट करती हैं, जिससे नई भू आकृतियाँ और नए मैदानों का निर्माण होता है। अब उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका निर्माण करोड़ों वर्षों के निक्षेपण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है और ये आज भी जीवंत है और ये उसका उदाहरण है ना, कि कैसे भू आकृति न केवल नदियों को आकार देती है बल्कि जीवनदायिनी मैदान का भी निर्माण करती है ना। उत्तर भारत का तराई क्षेत्र जो हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना हुआ है, आज भी एक उपजाऊ कृषि क्षेत्र, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था गंगा का मैदानी हिस्सा है ना। अब ज्वालामुखी और बेसाल्ट पठारी प्रभाव, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैला हुआ दक्कन का ट्रैप मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्गारों से बना हुआ है। तो आपने देखा होगा मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और कई कई जगहों पर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के शंकु बने हुए हैं ना, जिससे उत्पन्न बेसाल्ट संरचनाएं नदियों की दिशा को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि अधिकांश नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। यह असामान्य भू आकृतिक संरचना के कारण उत्पन्न हुआ है भ्रंश घाटियों में नदियाँ जहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है। अब तटीय नदियाँ और समुद्री भू आकृति की प्रक्रियाएँ, तो भारत के पश्चिम और पूर्वी घाट से बहने वाली कई छोटी नदियाँ समुद्र की निकटता और लहरों, ज्वार भाटों जैसी समुद्री प्रक्रियाओं से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए मंडोवी नाम की एक नदी है और जुआरी नदी है जो कि गोवा में है ना, जो समुद्री लवणता और ज्वारीय प्रक्रियाओं के कारण अपने मुहाने पर खारे जल और दलदल मतलब वहाँ पे एस्चुरीज बनाती हैं, वो खारे दलदल बनाती हैं ना। सुंदरवन डेल्टा जो है वो ज्वारी निक्षेपण और कटाव इन दोनों की प्रतिक्रियाओं का बेहतरीन उदाहरण है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो भू आकृति विज्ञान की प्रक्रियाएं भारत की नदी प्रणालियों के गठन और विकास की रीढ़ हैं, चाहे वह हिमालय की भ्रंश रेखाओं द्वारा नियंत्रित नदियाँ हों या प्राचीन शैल समूहों से उत्पन्न होकर के बहती हुई पठारी नदियाँ, ठीक है, या समुद्र तटों पर स्थित लवणीय नदियों के मुहाने। सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि भारतीय संरचनाएं और प्रक्रियाएं नदी की दिशा, वेग, घाटी निर्माण और अंततः मानव जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। ठीक है। भारत की नदी प्रणाली को समझने के लिए भू आकृति विज्ञान का गहन अध्ययन करना बहुत आवश्यक है और भू आकृतियों का भी नदी के दिशा, उसके प्रवाह पर और वहाँ की जो मैदान है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कहीं वो मैदान बनाती है उपजाऊ, कहीं वो डेल्टा बनाती है और कहीं वो एस्चुरीज बनाती है ना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आपको ये उत्तर आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये उत्तर समझ में आ गया है, मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे को चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।